नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं और मेरा आपको सुझाव है कि जिन्होंने भी इंडियन पॉलिटी के पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देखें, जिससे आपकी एक समझ बन सके। क्योंकि जितने भी अधिनियम ये आने वाले हैं या आए हैं वो जरूर कहीं ना कहीं पिछले वाले से लिंक्ड है, यानी जुड़े हुए हैं। तो ये आप जरूरी है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम ये पढ़ने वाले हैं हम। तो दोस्तों, ये सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो केंद्रीकरण की दिशा में ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का। केंद्रीकरण, अब केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन, उसे अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखेंगे केंद्रीकरण की दिशा में ये पहला कदम था। ठीक है। और इस समय क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये किया गया, और ये जो था ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका नाम भी दोस्तों आपको याद रखना है, ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो दोस्तों इसका शासनकाल है वो 1828 से 1835 तक था। लेकिन 1828 से 1833 तक, जब तक ये अधिनियम नहीं आया, इसे बोलते थे बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जैसे ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के बाद इसे बोला गया भारत का गवर्नर जनरल। दोस्तों, आपको याद रखना है, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन था, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखना है कि जब तक ये अधिनियम नहीं आया था उस समय तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। जैसे ये अधिनियम आया, इस गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो दो बातें अब तक याद रखनी है कि केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था ब्रिटेन सरकार का। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये भी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये था, आप इसकी इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके चेहरे से ही मुझे ऐसा लगता है काफी उदार था। इसने काफी कार्य ऐसे किए जो भारतीय समाज में काफी इंपॉर्टेंट थे या महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही याद रखना है कि इसने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, कानून बनाकर। सती प्रथा का अंत 1829 में। और इसके अलावा दोस्तों, इसने ये भी प्रयास किया था 1830 में, एक छोटे छोटे डकैत होते थे, मतलब वो जो रास्तों में लूटपाट कर लेते थे, तो उसे बोलते थे ठगी प्रथा। ठगी प्रथा बोलते थे। तो 1830 में उस प्रथा का भी अंत किया गया, ठगी प्रथा का अंत। ये भी आपको याद रखना है। ये दो काम इसने जब किए थे जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमें कुछ बातें समझनी है। देखो, इसके अलावा ये बात समझनी है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था 1813 का चार्टर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था वो इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी व्यापार पर एक अधिकार नहीं बचा था, किसका, कंपनी का। लेकिन जब 1813 का चार्टर आया था, उसके बाद भी दो चीजों पर, एक चीन के साथ व्यापार पर और एक चाय के साथ व्यापार पर, ये दोनों ही एक साइड थे, उत्तर में, नॉर्थ में, असम में होती है सबसे ज्यादा चाय, तो वहां और चीन पर इसका जो एकाधिकार था वो अभी बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही 1833 का ये वाला चार्टर अधिनियम आया तो इस पर भी अटैक हुआ, और यहाँ पर जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापारिक, वो सब खत्म ही कर दिया, यानी व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया। और इसके बाद कंपनी प्रशासनिक निकाय बनी, प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी इस अधिनियम के बाद। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, इसमें 1834 में, इसी में, इस अधिनियम के तहत, देखो सुनो, इससे पहले हमें एक बात पढ़ी थी, जो 1784 का अधिनियम पढ़ा था, उसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच जो क्लैश हो रहा था वो खत्म किया गया था। उसमें क्या किया गया था, जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या घटाकर कर दी गई थी 3, 1784 में, जो कि 4 थे 1773 में, है ना, तो वो कर दिए गए 3। लेकिन जब ये अधिनियम आया 1833 का, तो इसमें एक और सदस्य फिर जोड़ दिया गया, फिर 4 कर दिए गए, 3 से फिर 4 हुए। लेकिन इस बार जो सदस्य जोड़ा था वो था विधि का। तो दोस्तों, इसमें जो 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें काउंसिल के सदस्य फिर बढ़ा दिए गए। आपको याद रखना है, घटाए कहां थे, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है। और लेकिन बढ़ाया कहां था, यहाँ का 1833 में 3 से फिर 4 कर दिए गए थे। तो यहाँ जो एक सदस्य ही जुड़ा था, ये विधि विशेषज्ञ था, विधि विशेषज्ञ, ये वाला। और इसका नाम था दोस्तों लॉर्ड मैकाले। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है,
लॉर्ड मैकाले, आपकी इमेज, आप ये इमेज भी देख सकते हैं इसकी। तो ये लॉर्ड मैकाले था जो विधि विशेषज्ञ था, जो काउंसिल में जोड़ा गया था। अच्छा दोस्तों, इस समय जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थी, ये सारे काम यही करती थी। केंद्रीकरण का मतलब ये था जो सारी शक्ति आ गई थी वो भारत के गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल में ही आ गई थी। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल की थी और एक मद्रास की थी यहाँ पर और एक बॉम्बे थी, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो ये जो गवर्नर जनरल थे इन तीनों के, वो अलग अलग अपने कानून बना सकते थे। लेकिन जब ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के बाद ये जो दोनों थे, मद्रास का और बम्बई का गवर्नर जनरल, इनकी कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। और वो कानून बनाने की शक्ति किसमें आ गई? इसमें, भारत के गवर्नर जनरल में। यानी कि इसे बोलते हैं केंद्रीकरण। जब सारी शक्ति कहीं एक जगह आके सेंट्रलाइज हो जाए, मतलब एक जगह केंद्रीकृत हो जाए, तो वो प्रक्रिया कहलाती है केंद्रीकरण की। तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी यहाँ से, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो विधि विशेषज्ञ जोड़ा गया था ये लॉर्ड मैकाले। अब इसकी बात थोड़ी सुन लेते हैं। जब ये जो मिलके थे भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल, जब ये विधायिका का कार्य करते थे, तो ये विधि विशेषज्ञ उसमें भाग लेता था कानून बनाने के मामले में। लेकिन जब उसका इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव का कार्य करती थी ये, कार्यपालिका का, तो जब ये उसमें भाग नहीं लेता था, तो इसका कार्य जो था वो बहुत सीमित था। इसका कार्य केवल इतना था कि जब कोई कानून बना रहे थे, वो बना रहा होगा जो भी भारत का गवर्नर जनरल है, तो उसमें केवल अपनी राय देना। लेकिन जब वो उस कानून को एग्जीक्यूट करना होता था, तो ये उसमें भाग नहीं लेता था कार्यपालिका के रूप में। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मैकाले की बात, ठीक है। अब 1833 के बाद 1834 में जो, तो 1834 में दोस्तों प्रथम विधि आयोग बना था। ये आपको याद रखना है, प्रथम विधि आयोग भारत का। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? लॉर्ड मैकाले। थॉमस मैकाले भी नाम सुनते हैं, थॉमस लॉर्ड मैकाले इसका पूरा नाम था। लेकिन इतना क्या करना है याद करके, नाम याद रख लेंगे। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। देखो दोस्तों, इसके बाद चार्टर अधिनियम एक और बचा है बस केवल 1853 के। उसके बाद जो 1854 में एक और विधि आयोग बना था, उसका भी अध्यक्ष ही था लॉर्ड मैकाले। यहाँ से लॉर्ड मैकाले ने कार्य करना शुरू किया था। दोस्तों इससे पहले क्या था, जितने भी धर्मों में तो बटा हुआ ही है, भारत की विविधता है हमारी, तो सारे धर्मों में ये रूल था कि प्रत्येक कार्य के लिए हर धर्म में अलग दंड दिया जाता था। लेकिन इन्होंने ये समस्या देखी और यहाँ से इन्होंने आईपीसी पर काम करना स्टार्ट किया, जो 1860 या 61 में, सॉरी 1861 में लागू हुई थी। तो ये बहुत काफी लंबी प्रक्रिया थी, लगभग 27 साल की प्रक्रिया थी, जो यहाँ से बन के गई थी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जैसे बोलते हैं हम। तो भारतीय दंड संहिता, इसका भी निर्माण इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है लॉर्ड मैकाले का, आपको याद रखना है। 2 विधि आयोग बने थे, दोनों विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने ही की थी। इसके बाद ये याद रखना है, इसके बारे में और विस्तार से हम अगले एक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, और देखें दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ था, 1835 में एक शिक्षा के लिए अधिनियम आया था। शिक्षा के लिए इसमें क्या था, जो आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं, थोड़ा बहुत फैक्ट तो पढ़ते होंगे, अधोगामी निस्यंद का सिद्धांत, वो भी यहीं से आया था। अधोगामी निस्यंद का मतलब था, देखो लॉर्ड मैकाले ने केवल ये कहा था जो भारतीयों की शिक्षा है उस पर अंग्रेजी भाषा पर विशेष जोर दिया है इसने कहा जो भारतीय हैं वो खून से तो भारतीय हों, लेकिन जितने भी उसके कार्य हैं वो सब अंग्रेजी हों। यानी अंग्रेज बनाना चाहते थे वो, और वो छनकर नीचे तक जाए। जो 1854 में बुड डिस्पैच आया था, वो बुड डिस्पैच का घोषणा पत्र वो शिक्षा से संबंधित है, उसमें भी ये कहा गया था इस सिद्धांत का ही पालन करना चाहिए, जो शिक्षा है वो छनकर नीचे जाए। ये अधोगामी निस्यंद का सिद्धांत था, जो 1835 में इसने दिया था, किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम में एक चीज और लागू करने का प्रयास किया गया था, जो सिविल सेवकों की परीक्षा थी उसकी खुली प्रतियोगिता। सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, यानी जो आज की डेट में आईएएस पीसीएस हैं उनके लिए खुली प्रतियोगिता। पहले भारतीयों को अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से प्रयास किया गया कि किसी व्यक्ति के साथ भी धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, वो जिस योग्य है उसको वह पद दिया जाए। लेकिन ये चीज केवल कागजों में सिमट कर रहेगी, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, कभी मतलब इस समय एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। 1853 से जो सिविल सेवकों की जो प्रतियोगिता थी वो खुले रूप से कर दी गई थी। पहले लंदन में की गई, फिर धीरे धीरे उसे भारत में लाया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है, जितनी भी सारी बात। तो दोस्तों जितने भी इसमें फैक्ट थे लगभग मुझे लगता है मैंने सारे कवर करा दिए हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो याद रखना है कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें सबसे पहले केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, सेंट्रलाइज, यानी जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल थे उनके कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। याद रखना है, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे असीमित अधिकार दिए गए,
ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो 1813 में 2 जगह बचे थे, चीन और चाय पर उसका एक अधिकार, वो भी समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर केवल जो कंपनी थी वो प्रशासनिक निकाय थी, लेकिन वो जो शासन करने वाली थी वो ब्रिटेन संसद के नाम पर शासन होता, ब्रिटेन राजशाही क्राउन के नाम पर। अब कंपनी का जो नाम था वो हटा दिया गया था यहाँ से, ठीक है। 20 वर्षों तक तो बढ़ा दिया गया था उसका काल, लेकिन जितना भी शासन होगा वो क्राउन के नाम से होगा, ये भी कहा गया था, ठीक है। एक बात याद रखनी है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था इस अधिनियम के अनुसार, याद रखना है। अच्छा, 1828 से 1835 तक उसका शासनकाल है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट। 1828 से 1833 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके बाद वो भारत का गवर्नर जनरल था। पद ही चेंज हुआ था, नाम चेंज हो गया था, ठीक है। क्या क्या कार्य हो गए थे इसके काल में? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए राजा राम मोहन राय की इमेज ये है, आप देख सकते हैं, इन्होंने काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य किए थे। दोस्तों जो भी अधिनियम आता है, कोई कानून आता है या किसी कानून का उन्मूलन होता है तो उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है, तो उस इतिहास को जानना जरूरी है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राजा राम मोहन राय ने कितने प्रयास किए, उस प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस सती प्रथा का अंत किया था कानून बनाकर, ठीक है। लेकिन केवल कानूनों में हुआ था, उसके बाद भी काफी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लास्ट लगभग 1980 के समथिंग भी हमने लास्ट घटना देखी थी जो सती प्रथा की थी। अच्छा, 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत भी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 1784 में जो एक हमने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें सदस्य घटाकर 3 कर दिए गए थे, इस अधिनियम के द्वारा दोबारा 4 हो गए थे। और जो चौथा सदस्य था वो विधि विशेषज्ञ था और इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है जरूर, लॉर्ड मैकाले था जो विधि विशेषज्ञ था, ठीक है। और ये केवल जब भाग लेता था जब गवर्नर जनरल और उसकी, और दोस्तों इसके अलावा 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा इसी के प्रयास से आईपीसी लागू हुई थी 1861 में, ये भी याद रखना है। तो यहीं से प्रयास हुआ था, जो विधि आयोग बना था इसी ने प्रयास किया था कि मतलब जो भारत में अलग अलग का मतलब एक कार्य के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग दंड है, तो उसके लिए उसने प्रयास किया कि एक ही कानून बनाया जाए, तो इसलिए आईपीसी की स्थापना हुई थी 1861 में। इसके अलावा 1835 में एक शिक्षा के लिए अधिनियम बना था, अधोगामी निस्यंद का सिद्धांत यहीं से दिया था, और जो लॉर्ड मैकाले थे उसने अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष प्रचार किया था। ये बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के माध्यम से जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेज लोग, उन्हें बिना अनुमति के आने जाने की छूट दी गई। बिना अनुमति वो आ सकते थे, संपत्ति खरीद सकते थे बिना अनुमति के, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ न, जहां एक और बात याद रखनी है, इस अधिनियम के माध्यम से जो दास प्रथा थी उसे कैसा घोषित किया गया था? अमानवीय घोषित किया गया था, यानी उसका उन्मूलन करने का प्रयास किया गया था जो दास प्रथा थी। लेकिन इसका जो अंत हुआ वो 1843 में होगा कानून बनाकर, यहाँ घोषित कर दी गई थी कि ये गलत है 1833 के अधिनियम में, लेकिन इसका अंत हुआ था 1843 में। एक लॉर्ड एलनबरो आएंगे, वो बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल, और इनके शासनकाल में अंत होगा कोई अधिनियम 5 बनाकर, अधिनियम बनाएंगे 5, और इसके द्वारा दास प्रथा का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग जितनी भी सारी बातें हैं मैंने सारी बातें इसमें खत्म कर दी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जितनी भी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो अब तक आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले हमें वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, राधे राधे।